नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स को, कुछ ऐसे वर्ड्स को देखने वाले हैं जिनको लेकर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और वो अटक जाते हैं कि कहाँ पर किसका क्या मीनिंग है और कहाँ पर हमें किसको यूज करना है। तो आज की वीडियो में आपकी ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं हैज़ हैव, इसके साथ बीन का प्रयोग। यदि हम हैज़ और हैव के साथ बीन लगाएंगे तो इसका क्या सेंस निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर इसका मतलब होगा किया जा चुका है या फिर हो गया है। इसका मतलब है कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो हैज़ और हैव, यदि हम इनको सिंपल यूज करते हैं तो ये यूज होते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन जब इनके साथ हम बीन लगाएंगे तो ये यूज होंगे एज ए पैसिव, यानी कि पैसिव की तरह ये यूज होंगे। तो अब देखिए, इनका स्ट्रक्चर भी पैसिव की तरह ही होगा। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जो एक्टिव होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद आपको हैज़ हैव के बाद बीन लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये पैसिव का रूल है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है। और यदि आपको सब्जेक्ट भी लिखना है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अपने सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिख देना है। जैसे कि राम को पढ़ाया गया है। अब राम को पढ़ाया गया है, ये नहीं बताया गया कि किसने पढ़ाया है। हो सकता है कि किसी उसी के टीचर ने पढ़ाया हो या फिर उसके घर वालों ने पढ़ाया हो, मम्मी पापा ने पढ़ाया हो, ये नहीं बताया गया। वैसे ज़्यादातर यही होता है कि कोई किसी का टीचर ही किसी को पढ़ाता है। तो राम को पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि किसके द्वारा पढ़ाया गया है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, जो पढ़ाने का काम है वो राम पर किया गया है। तो राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया राम। उसके बाद हैज़ और हैव में से किसी एक का यूज़ करना है, तो हमने हैज का यूज किया। क्यों? क्योंकि हैज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम। उसके बाद जो बच जाते हैं उन सब के साथ आपको हैव का यूज करना है। अब देखिए, बच गया बीन, तो राम हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टडी का हो जाएगा स्टडीड। राम को पढ़ाया गया है, राम हैज बीन स्टडीड। इस तरह से उसे बताया गया है तो बोलोगे ही हैज बीन टोल्ड। ही हैज़ बीन टोल्ड, उसे बताया गया है। तो इस तरह से आपको हैज़ और हैव इनके साथ बीन लगाकर यूज करना है कि कोई कार्य किया गया है। अब देखिए, दूसरा जो सेंटेंस है उसे बताया गया है। अब ये नहीं बताया गया कि किसने उसे बताया है, लेकिन बताने का काम किया गया है, ये बताया गया। तो पैसिव का मतलब ये है कि हम उसमें सब्जेक्ट को छुपा देते हैं और ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं जिस पर कार्य किया जाता है। अब देखिए, ये दोनों पैसिव में है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है हैज़ हैव के साथ टू। यदि हैज़ और हैव के साथ हम टू लगाएंगे तो इसका मतलब निकलता है करना है, कोई कार्य करना है। अब इसमें आपको यूज करना है सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव के साथ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हमने पैसिव में यूज किया था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, लेकिन अब हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि देखिए हैज़ और हैव के बाद टू आ रहा है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए, जैसे मुझे जाना है, मतलब मुझे कोई कार्य करना है, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी। हमें खाना है, वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट। इसी तरह से कोई भी कार्य आपको करना है और वहाँ पर कंपल्सन को दिखाना है तो आप हैज़ हैव के साथ टू लगाकर अपनी सेंटेंस को बना सकते हैं और दूसरे के सामने पेश कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना है तो बोलोगे आई हैव टू स्टडी। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। इस तरह से। अब देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगी, कहीं किसी के भी फिजिकल एड्रेस पर नहीं जाएंगी। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब है पढ़ रहा है, कोई कार्य करना पड़ रहा है। जैसे कि मुझे खाना पड़ रहा है, उसे नहाना पड़ रहा है, हमें जाना पड़ रहा है। इस तरह से देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता कि कौन सी आएगी, तो देखिए, यदि हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इजम्मार आ जाएगा, पास्ट की बात करेंगे तो वाजवर आ जाएगा। उसके बाद हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पर वैसे लिखा है पढ़ रहा है, इसका दूसरा सेंस ये भी हो सकता है कि पढ़ रहा था, यदि हम पास्ट के लिए बोलना चाहते हैं। देखिए, मुझे पढ़ना पड़ रहा है तो बोलोगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले।
और देखिए तुमको नाचना पड़ रहा था, अब देखिए मैंने पास्ट में बोल दिया है, तुमको नाचना पड़ रहा था, तो बोलोगे यू वर हैविंग टू डांस, यू वर हैविंग टू डांस। तो इस तरह से आप हैविंग टू का यूज कर सकते हैं कि किसी को कोई कार्य करना पड़ रहा है और कोई कार्य करना पड़ रहा था पास्ट में वाज वर, प्रेजेंट में इज एम आर। नेक्स्ट है हैड बीन। हैड बीन का मतलब है कि इसको हम पास्ट में यूज करेंगे। वैसे यदि हम हैड को सिंपल यूज देखें तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब हैड बीन का मतलब है किया जा चुका था या फिर हो चुका था, कोई कार्य किया जा चुका था पास्ट में या फिर कोई कार्य हो चुका था पास्ट में। और ये जब आपका पैसिव में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और जो आपका हैड है वो सब के साथ यूज हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए काम को किया नहीं गया था, मतलब काम को नहीं किया गया था। कैसे बोलोगे? द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन। मुझे घर भेजा गया था, तो बोलोगे आई हैड बीन सेंट होम, आई हैड बीन सेंट होम। तो इस तरह से कोई कार्य किया गया था या फिर कोई कार्य हो चुका था, वहां पर आप हैड बीन का यूज करोगे। अब देखते हैं, देखिए ये पैसिव में है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब देखते हैं हैड टू। अब तक हमने हैज टू, हैव टू देखा है, अब हैड टू देखेंगे। तो देखिए इसके यहाँ पर दो सेंस हैं कि कोई कार्य करना पड़ा, कोई कार्य करना पड़ा या फिर कोई कार्य करना पड़ता था पास्ट में। हम यहाँ पर हैड के द्वारा पास्ट के बारे में बात करेंगे। वाज, वर, हैड इनके द्वारा पास्ट में बात की जाती है। इज, एम, आर, हैज, हैव इनके द्वारा प्रेजेंट में बात की जाती है। और विल, शैल के द्वारा फ्यूचर की बातें की जाती हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए मुझे जाना पड़ा, तो इसको कैसे बोलोगे? आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। मुझे रोना पड़ा, आई हैड टू वीप। उसे देखना पड़ा, ही हैड टू सी। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट है इसका, कोई कार्य करना पड़ता था, तो जैसे उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। इस तरह से आप उसको यूज करना है। तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यदि हम सिंपल हैड ही लगाएं तो इसके ये सेंस निकलेंगे, चुका था, गया था, ली थी, दी थी। अब जब किसी वाक्य के अंत में आपको ये वाले सेंस दिखे तो आपको समझ जाना है कि इसमें 99% हैड ही आएगा। 1% हो सकता है कि उसका सेंस कुछ अलग हो, वरना हैड ही आता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो हैड है ये कहाँ पर यूज होता है। यदि पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए टेंसेज में मैंने पूछा है कि टेंस में कहाँ पर यूज होता है, कौन से टेंस में यूज होता है। वह आ चुका था, तो बोलोगे ही हैड कम, ही हैड कम। अब कुछ बच्चे इस कम का केम कर देते हैं, तो देखिए केम नहीं आएगा, कम ही आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म कम ही होती है। केम आपकी सेकंड फॉर्म के अंदर आती है। कम, केम, कम। नेक्स्ट है मैं जा चुका था, तो बोलोगे आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। उसने खा लिया था, तो बोलोगे ही हैड, सॉरी सी हैड ईटन। कोई लड़की के बारे में बात करें कि उस लड़की ने खा लिया था भाई, तो शी हैड ईटन। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और यदि कोई लड़का होगा तो आपको ही लगा देना, सिर्फ सी को रिप्लेस करते। ये तो बेसिक थिंग्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हम हैज, हैव। यदि हैज, हैव को यूज करेंगे सिंपल तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है। ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में दिखेंगे जब आपको हैज, हैव लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे कि वह गया है, तो बोलोगे ही हैज गॉन। तो देखिए गया है, गया है यहां से आ गया। नेक्स्ट है उसने एक किताब खरीदी है, तो कैसे बोलोगे? ही हैज बॉट ए बुक, ही हैज बॉट ए बुक। उसने एक किताब खरीदी है, ही हैज बॉट ए बुक। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है उसने पैसे दे दिए हैं, तो बोलोगे ही हैज गिवन मनी। अब जैसे कि आपने किसी को उधार पैसे दिए होते हैं और वो आपके पैसों को लौटा देता है, तब आपके घर वाले पूछते हैं भाई उसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो आप बोलोगे हाँ उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी। इस तरह से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है डू डज। डू डज का मतलब होता है कोई या फिर कुछ नहीं करता है। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कुछ भी नहीं करता है अपने डेली बेसिस पर। अब करता है, करती है, करते हैं, ये आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार देखना है। लड़की है तो करती है, ज्यादा है तो करते हैं, कम है, एक आध व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो करता है।
इसमें देखिए जो डू डज है वो यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेज में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डू डज उसके बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि वह नहीं जाता है तो बोलोगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते तो बोलोगे यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो, इस तरह से बना सकते हैं। तो डू डज समझ में आया। अब देखते हैं अपना लास्ट डिड। किसी ने कुछ नहीं किया तो कैसे बोलोगे, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। वह नहीं गया तो बोलोगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। या फिर आप बोल सकते हैं ही डिडंट गो। आपने नहीं देखा तो बोलोगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। नेक्स्ट है क्या वे नहीं गए तो बोलोगे डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।